गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक? चलिए आज हम लोग फिजिक्स के एक नए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जिसका नाम है फोर्स, बल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मैं अभी पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, फोर्स होता क्या, ठीक है। फोर्स क्या होता है? तो फोर्स कुछ नहीं है, जनरली जब भी कोई चीज़ होती है उस पे हम लोग जो दम लगाते हैं, या तो उसे धकेलने में या खींचने में या किसी भी प्रकार से, तो वही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। जैसे इस फिगर को देखिए, यहाँ क्या हो रहा है? पुल कर रहा है, और यहाँ क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पुल कर रहा है, यहाँ पुश कर रहा है, तो दोनों में क्या हो रहा है? दोनों में दम लग रहा है। ये व्यक्ति जो है यहाँ पुल कर रहा है तो किसी चीज़ को खींच रहा है, और यहाँ पुश कर रहा है तो किसी चीज़ को धक्का दे रहा है, तो यहाँ बल हो गया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको एक फिगर बना के, है ना। जैसे ये फिगर में तो आप समझ गए होंगे। अब ये व्यक्ति यहाँ पे आया, इसको धक्का लगाना स्टार्ट किया। अब ये वस्तु क्या होगा? या तो मूव करेगा और नहीं तो नहीं मूव करेगा, ठीक है। लेकिन बल तो इस पे लगेगा क्योंकि ये व्यक्ति अपना दम लगा रहा, ठीक है। तो वो जो दम लगाता है उसे क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं, ठीक है। तो बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वस्तु अगर हल्का है, थोड़ा हल्का है, या आदमी अगर सक्षम है, तो इस वस्तु को क्या करेगा? यहाँ से यहाँ घसका सकता है, ठीक है, यहाँ तक, है ना। तो ये अवस्था क्या चेंज हो गया? पहले ये क्या थी? यहाँ रुकी हुई थी, अब यहाँ पहुँच गए, तो ये इसकी अवस्था में चेंज हो गई। या मान लीजिए कोई रबर है ना, इसमें दम लगाया, ठीक है, और ये पचक गई, ऐसे बन गई, एकदम ऐसे, पूरा दम ऐसे, है ना। ये दम ऐसे हो गई, ये पचक गई, तो इसके क्या हुआ? अवस्था में चेंज हुआ। किसके कारण? इसका दम लगाने का। तो इसको क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे, ठीक है। परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास भी करता है, तब भी बल होगा। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए एक दीवार है, ठीक है, यहाँ पे एक दीवार बना दे और एक आदमी यहाँ से धक्का लगाना स्टार्ट करेगा, लेकिन इससे ये क्या होगा? ये दीवार हिलेगा या इधर उधर मोशन करेगा? ये अवस्था में चेंज होगा? नहीं होगा। लेकिन आदमी ये फिर भी प्रयास कर रहा है, फिर भी बल लगा रहा है, तो इसमें क्या बोलेंगे? इसमें भी बोलेंगे बल है, ठीक है। अब ये मूव तो नहीं कर रहा है ये दीवार। क्यों मूव नहीं कर रहा? क्योंकि इसमें ओवरऑल बल देखा जाए, ओवरऑल मतलब टोटल बल 0 होगा। लेकिन सिर्फ ये इस आदमी के लिए देखा जाए तो इस आदमी के लिए जो फोर्स लगा रहा है, इसका वैल्यू कुछ तो होगा, इसका वैल्यू कुछ होगा ना। ये 0 नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल इस दीवार पे देखे तो 0 होगा। कैसे? देखिए, इस दीवार पे ये आदमी ने फोर्स लगाया, ये लेकिन फिर भी रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि इस पे धरती भी तो फोर्स लगा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ कांटेक्ट में है, धरती कांटेक्ट में है, तो यहाँ से भी तो फोर्स लग रही है ना। यहाँ से भी फोर्स लग रही है, इसके कारण ये दीवार क्या हो रहा है? नहीं हिल रहा। या तो फ्रिक्शन लगा रहा है, फिर ग्रेविटेशन लगा रहा है, मिट्टी में पूरी तरह से गड़ी हुई है अंदर की ओर, तो उससे भी फोर्स लग रहा है, जिसके कारण ओवरऑल फोर्स जो आदमी जो फोर्स लगा रहा है उसको 0 कर दे रहा है, और ये वस्तु रुकी हुई है, ठीक है। लेकिन चूंकि आदमी प्रयास कर रहा है, तो इसमें क्या बोलेंगे? कि ये बल लगा रहा है, ठीक है, ये बल हो जाएगा इसमें, ठीक है, सिर्फ आदमी के लिए। और ओवर टोटल एक सिस्टम मान लिया जाए टोटल को, तो टोटल ओवरऑल फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जब तक कोई बाहर से कोई फोर्स काज ना करे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, ठीक है, जाहिर सी बात है। दम लगाएंगे तो या तो धक्का दे सकते हैं या खींच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो दोनों है। खींचते समय अधिक बल की प्राप्ति होती है, इसी कारण वस्तु को धकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है। आप किसी चीज़ को रस्सी बांध के खींचेगा तो वो ज़्यादा आसानी होगा, और वही धक्का दीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा, ठीक है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि जो खींचते हैं ना, उसमें बल की प्राप्ति ज़्यादा होती है, और जो धक्का देते हैं तो उसमें थोड़ा सा फोर्स कम लगा पाते हैं, ठीक है। बल एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक न्यूटन है, याद रखना है न्यूटन, ठीक है,
ये SI यूनिट है इसका। और ये सदिश राशि है। सदिश क्यों है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। जैसे हम यहाँ इस दीवार में देख रहे हैं फोर्स लगाने हैं, तो फोर्स कितना लग रहा है आगे की ओर, तो यहाँ एक डायरेक्शन मिल रहा है फोर्स को, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि क्या होता है पता है ना, याद कीजिए। वैसी राशि जिसमें दिशा और मान वैल्यू दोनों हो, उसको क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोले। ठीक है, इसको इसमें भी लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। इसका CGS यूनिट डाइन बोलते हैं, CGS यूनिट को डाइन बोलेंगे। ठीक है, और 1 न्यूटन बराबर होता है, ये थोड़ा सा इसको सही से लिख लीजिए, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, चलिए, और ये SI यूनिट में ये जो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है कहाँ से आया, हम आगे आपको दिखाते हैं। ठीक, कैसे आया, नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ टाइप ऑफ फोर्स है, देखिए क्या कैसे कैसे फोर्स लग रहा है। सिर्फ हम आदमी द्वारा ही फोर्स नहीं लगता, और भी बहुत सारी चीज़ है दुनिया में जिसके कारण फोर्स लगता है। या टच करे तब भी लगेगा, और नहीं भी टच करे तो ऐसा बहुत सारा तरीका है जिसमें बिना टच किए भी फोर्स लगता है। जैसे देखिए फ्रिक्शन फोर्स, इसमें क्या होता है? टच करना होता है, किससे? या तो ज़मीन से अगर कोई चीज़ रगड़ खा रही है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स है। यानी कोई भी चीज़ को अगर आप दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा। वो क्या करता है? चलने में हेल्प भी करता है और उसे रोकने की कोशिश भी करता है कोई चीज़ को। जैसे हम कोई चीज़ स्लाइड करते हैं किसी धरती पे, कोई चीज़ को लेके और उसको रगड़िए, स्लाइड कीजिए, आगे की ओर धक्का दीजिए, तो स्लाइड कीजिएगा तो उसको रोकेगा कोई, कौन रोकेगा? वही फ्रिक्शन फोर्स रोकता है। ठीक है, जैसे देखिए ये सरफेस है ना, इस पे अगर हम ये वस्तु को धक्का दें, कस के धक्का दें, ठीक है, तो ये जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? ज़मीन है, ज़मीन से सटा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेगा? ये ज़मीन इस वस्तु पे एक फोर्स इधर की ओर लगा देगा। ठीक है, जिसको बोल देंगे क्या? फ्रिक्शन। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घर्षण बल। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स मतलब घर्षण बल, समझे। यानी जब भी कोई चीज़ को अगर हम किसी चीज़ में रगड़ते हैं, दो सरफेस को रगड़ते हैं आपस में, तो उसमें एक फोर्स जनरेट होता है, फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं घर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ग्रेविटी फोर्स। अब ग्रेविटी फोर्स का पूरा चैप्टर ही पढ़ना आगे, एक थोड़ा सा छोटा सा बता देता हूँ कि धरती पर जो भी चीज़ें वस्तु है ना, सब पे एक फोर्स लगता है, और वो कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटी फोर्स। वो धरती के द्वारा लगाया जाता है, यानी धरती में अपना एक फोर्स होता है, ग्रेविटेशन, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वो हर एक चीज़, दुनिया की हर एक चीज़ है जो धरती पे है उस पर फोर्स लगाया हुआ है। ठीक है, अगर वो फोर्स लगाना छोड़ दें तो हम लोग ना ही खड़ा हो पाएंगे, ना ही बैठ पाएंगे, ना ही चल पाएंगे, ना दौड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग जैसे अंतरिक्ष में व्यक्ति उड़ते रहता है, उसी तरह से हम लोग यहाँ भी उड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सही से एक जगह पर टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, ये जितना सामान आप देखें नीचे रखा हुआ है, पेड़ पौधा या जो भी चीज़ है, सब सभी जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी लगाती है, उसी कारण से धरती पे जमी हुई है। ठीक है, तो ये बिना टच के भी लगाता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बिना टच के लगता है। ठीक है, मान लीजिए आप धरती पे है तब भी, इन धरती सटे हुए तब भी, और धरती से थोड़ा ऊंचा उठे हुए हैं फिर भी फोर्स लगेगा। यानी धरती का एक लिमिट है, ऊंचाई का एक लिमिट है, वहाँ तक ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। ठीक है, और एक लिमिट के बाद अगर उससे ऊपर आप चले जाइएगा तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा और आप हवा में उड़ने लगिएगा आकाश में। ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स, वो अप्लाइड फोर्स जनरली जो हम लोग लगाते हैं किसी भी चीज़, देखिए ये ट्रॉली को धक्का दे रहा है ना, तो अप्लाइड फोर्स। ये स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग को देखते हैं, जब भी आप लोग दबाइएगा तो क्या होगा? वो आपको धक्का देगा। ठीक है, या उसको कस के खींचिएगा तो वो भी क्या होगा? वो आपको खींचने लगेगा। ठीक है, तो स्प्रिंग में भी अपना एक फोर्स होता है। ठीक है, जिसको वो क्या बोलेंगे? स्प्रिंग फोर्स। ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स क्या है? जैसे देखते हैं हवाई जहाज चलता है, हवाई जहाज चलता है तो जो हवा उसको रोकने की कोशिश करता है उसी को बोलते हैं ड्रैग फोर्स। या आप खुद देखिए ना, जैसे गाड़ी में चलिएगा, कोई गाड़ी में, तो आपको धक्का देता है कोई फोर्स, और कौन धक्का देता है? हवा धक्का देता है, तो उसको क्या बोलेंगे? ड्रैग फोर्स। ठीक है,
नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जैसे हम ये ज़मीन है, ठीक है, या ज़मीन का टेबल मान लीजिए, जो ये देखिए फिगर में दिया हुआ है, इस टेबल पे कोई एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है, तो इस पे ग्रेविटी एक फोर्स लगाएगा mg नीचे की ओर। ये mg कैसे हुआ हम बताएंगे बाद में, ठीक है। जैसे ये नीचे फोर्स लगाया, यानी कि ये टेबल पे फोर्स लगाया, तो टेबल भी उस पर सीधा एक फोर्स लगा देगा, जिसको बोल देंगे नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अविलंब फोर्स हिंदी में बोलते हैं, अविलंब बल, ठीक है। जैसे ये जो मास है, ये जो वस्तु है, टेबल पे एक नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, क्योंकि जमीन उसको नीचे खींच रही है, तो ये टेबल को धक्का देगा, तो टेबल भी इसको ऊपर की ओर धक्का देगा। इसी को क्या बोल देंगे, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, अविलंब फोर्स बल। मैग्नेटिक फोर्स, आप देखिए, आप दो मैग्नेट को देखे होंगे कभी, उसको पास जैसे ही पास लाते हैं तो एक दूसरे क्या करता है, या तो आकर्षित करेगा और नहीं तो एक दूसरे को धक्का देकर फेंक देगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कौन सा पोल ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस दोनों में होता है। आगे चल के ये भी पढ़ना है मैग्नेटिक फोर्स का ही, ठीक है। तो इसमें अगर नॉर्थ और साउथ को लाइएगा तो दोनों को एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा, अगर नॉर्थ रहेगा, सेम ध्रुव रहेगा, तो दोनों एक दूसरे को धक्का दे देगा, ठीक है। तो ये बिना कांटेक्ट हुए भी ये फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक बल, चुंबक बल। इलेक्ट्रिक फोर्स, अब कोई चार्ज भी रहता है ना, वो भी खींचने का काम करता है, ठीक है, उसमें भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, ठीक है। इसका भी चैप्टर आगे पढ़ना है, ठीक है। तो ये टाइप का ये सब फोर्स होते हैं, ठीक है। जिस देखिए किसी में कांटेक्ट हो रहा है, संपर्क बन रहा है किसी में, और किसी में बिना संपर्क के फोर्स लग रहा है। जैसे अप्लाइड फोर्स में संपर्क लगा, अप्लाइड फोर्स में संपर्क किया गया ना, स्प्रिंग फोर्स में भी संपर्क लग रहा है, जब तक उसको हम दाबेंगे नहीं छू के, तब तक वो फोर्स लगाएगा नहीं। नॉर्मल फोर्स में भी जब तक हम छू के धक्का नहीं देंगे, तब तक वो हम तो ऊपर नहीं लगाएगा फोर्स, ठीक है। ड्रैग फोर्स में भी देखिए धक्का दे रहा है, हवा छू के आपको धक्का दे रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स में देखिए बिना छुए धक्का दे रहा है, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स में नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स में भी देखिए बिना छुए या एक दूसरे को आकर्षित करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में देखिए बिना छुए आपको खींचने की कोशिश करता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, ये भी क्या था, छूने पे ही लगता है ना। तो जो छूने पे लगे उसे कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, जो छूने पे नहीं लगे वो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टू टाइप ऑफ फोर्स, बल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, संतुलित बल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस फोर्स, और असंतुलित बल जिसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। अब ये दोनों क्या होता है, चलिए देखिए, अब एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक है, पहले एक छोटा सा लड़का आया और इसको धक्का देना स्टार्ट किया, F1, मान लीजिए धक्का देना स्टार्ट किया, और ये हल्का भी है, ज़्यादा भारी नहीं है, तो क्या होगा, ये इधर मूव करने लगेगा, ठीक है। और मान लीजिए, ठीक है, इधर मूव करना स्टार्ट कर दिया, इधर से मान लीजिए एक मोटा तगड़ा आया था, पूरा भयंकर बड़ा सा आदमी आया, ठीक है, ये धक्का देना स्टार्ट किया। अब क्या होगा, ये इधर न जाके इधर जाने लगेगा, है ना, ये इधर नहीं जाएगा, इधर जाने लगेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, असंतुलित बल, ठीक है, इसी को बोल देंगे असंतुलित बल। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों साइड से फोर्स तो लगा लेकिन असमान है ना, यानी एक दूसरे के विपरीत फोर्स लगाया लेकिन असमान है, मतलब ये छोटा सा फोर्स लगाया और ये बड़ा सा फोर्स लगाया, ठीक है, F2 बड़ा सा फोर्स लगाया, जिसके कारण क्या हुआ, वस्तु F2 की ओर मूव करने लगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल। यानी इसमें क्या होता है, असंतुलित बल वह बल है जो असमान होता है, यानी एक दूसरे बराबर नहीं होगा और विपरीत होता है, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ में देखिएगा, जब दोनों तरफ से फोर्स लगे एक दूसरे को, जब वो एक तरफ ज़्यादा लगे एक तरफ कम लगे, तो उसको बोल देना है असंतुलित। और वही दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि हम उस वस्तु के लिए, और इधर एक लड़का आया उसको लगाया फोर्स, ठीक है, और इधर से एक और लड़का आया जो सेम था, ये छोटा बड़ा हो गया लेकिन सेम था, दोनों का दम सेम था, इधर भी F लगा और इधर भी F लगा, ठीक है, दोनों सेम था। तो इस कंडीशन में क्या होगा,
वस्तु न हिलेगी न कुछ, वहीं पर रह जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों जगह बराबर फोर्स लगाते हैं। इसको बोलेंगे संतुलित बल। ठीक है, संतुलित बल बोल देंगे। ठीक है, समझे कि नहीं? जब दोनों साइड से सेम फोर्स लगा दे और वस्तु वहीं पे टिका रहे, ठीक है, तो बोल देंगे वो संतुलित बल। ठीक है, तो संतुलित बल का क्या परिभाषा था? वह बल जो बराबर तथा विपरीत हो। ठीक है, तो इस बल में गति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदलता है। अब मान लीजिए ये वस्तु हल्का होता है, ये पचकने वाला होता है, और दोनों वजह से लगा रहे थे, दोनों वजह पूरा टाइट कर रहा है, पता चला कि वो हिला तो नहीं, लेकिन पचक गया, तो क्या हुआ? अवस्था तो बदल गया उसका, लेकिन क्या हुआ? गति में नहीं हुआ। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स इसको बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ का नहीं, फोर्स का है लेकिन यहाँ का नहीं है। ये हम एक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट का है। ठीक है, उस पर बनेगा, इसलिए आगे बताएंगे इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो हमारे न्यूटन साहब ने एक लॉ दिया, इस पे 3 लॉ दिए थे गति पे। ठीक है, कि ये गति कैसे करती है कोई चीज़। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या दिया था उन्होंने? देखिए, न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा था। ठीक है, इनका एक किताब है, वहाँ पर उनमें उसमें ये चीज़ लिखा गया था। तो न्यूटन गति नियम क्या है? देखिए, इसका प्रकाशन देखिए 1687 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए, याद कर लीजिएगा प्रिंसिपिया और प्रकाशन 1687 ईस्वी में। ठीक है, ये प्रकाशन पूछिए ना पूछे, प्रिंसिपिया पूछ सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, अब न्यूटन गति नियम क्या दिया था? तो पहला नियम क्या था कि कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु अपना अवस्था तब तक परिवर्तन नहीं करता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। ठीक है, न्यूटन पहला नियम यही दिया था कि कोई वस्तु अपना अवस्था तब तक परिवर्तन नहीं करता है जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य ना करे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस बॉल को लीजिए, फुटबॉल को, ये अभी क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा, यानी बाहरी बल कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा। और जैसे ही इस फिगर में कोई आदमी आके इसको एक लात मार दिया, तो क्या हुआ? ये उठ गया, ऊपर आकाश में उड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या था? रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही कोई मारा तब ये मोशन में आ गया। ठीक है, मान लीजिए कोई वेलोसिटी भी होगा, तो ये अवस्था चेंज किया जब एक्सटर्नल कोई फोर्स आया। ये जब पैर मारे हम, कोई लड़का मारा या कोई आदमी मारा, तो उस पर क्या दिया? इसको एक्सटर्नल फोर्स दिया, एक फोर्स इसको दे दिया फुटबॉल को, तभी ना ये आगे बढ़ा। अगर कोई फोर्स नहीं देता यहाँ पे, तो ये अवस्था वही रहता। ठीक है, मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, गाड़ी क्या, ये मान लीजिए फुटबॉल हवा में उड़ रहा या नीचे घुरक रहा, तो तब तक घुरकता रहेगा जब तक कि बाहर से उसको कोई रोके नहीं। अगर नहीं रोकेगा तो ये घुरकते रहेगा हमेशा, गोल गोल चलते रहेगा। ये फुटबॉल यहाँ से यहाँ चलते रहेगा, हमेशा चलते रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि इसको कोई रोकेगा नहीं। तो एक्चुअल लाइफ में हम लोग क्या देखते हैं? जैसे मारे एक लात मारे फुटबॉल, आगे जाके धीरे धीरे करके रुक गया। क्यों रुकता है? तो क्योंकि उसको बहुत सारा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जैसे ज़मीन पर गिरता है, क्या होता है? पृथ्वी उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देता है, ज़मीन से घर्षण करते रहता है, तो उसको घर्षण बल लगता रहता है। ठीक है, उसके कारण रुकता है। फिर कुछ हवा से भी फोर्स लगाता है, तो उसके कारण भी रुकता है, डायरेक्ट फोर्स। बहुत सारे दैनिक जीवन में क्या है? बहुत सारा फोर्स लगता रहता है, उसके कारण रुक जाता है वस्तु। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई फोर्स नहीं हो, निर्वात हो पूरी तरह से, हम एक बार लात मार दिए और छोड़ दिए, तो वो हमेशा चलते रहेगा। जैसे अंतरिक्ष में अगर हम एक किसी को मार दिए, तो वो घूमते रहेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई फोर्स काम नहीं करता एक्स्ट्रा। ठीक है, ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में समझाया क्या कि ये बॉल तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि इस पर बाहर से कोई फोर्स काम ना करे। देखिए ये जाली क्या कर रहा है? इसको रोकने की कोशिश कर रहा, तो ये लास्ट में जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था?
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि ये वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई इसको छू छा ना करे, और कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक कोई चीज़ इसको छू छा ना करे। ठीक है, तो दोनों चीज़ के लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट बोला था। ठीक है, और ये जो गुण होता है इसमें, ठीक है, ये या तो उसको रुका हुआ रहने का या चलते हुए रहने का, इस गुण को बोलते हैं इनर्शिया, जड़त्व। ठीक है, देखिए वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन करने का विरोध करे जड़त्व कहलाता है। जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यानी जैसे मान लीजिए वस्तु वहाँ रुका हुआ है, ठीक है, और हम इसको कुछ करें, मतलब इसमें फोर्स दिए, धक्का दिए या किए, तो क्या करें, अपने वस्तु को सोचेगा कि हम जहाँ है रुकल वहीं रह जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया। इसी गुण को बोलते हैं इनर्शिया। कोशिश करेगा कि हम जहाँ हैं वहीं रह जाए, लेकिन अगर मान लीजिए ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो उसको जाना ही पड़ेगा, उसको अति करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं कहीं पर, ठीक है, आपका कोई दोस्त आया बोला भाई चला आज अच्छा मूवी लगा हुआ है, तो अब आपका इनर्शिया पर डिपेंड करता है कि आप मूवी देखने जाते हैं या आप रुके हुए हैं। ठीक है, अगर आप मूवी देखने चले गए तो आपका क्या है, इनर्शिया कम है। ठीक है, अगर आप मूवी देखने के लिए नहीं गए और रुके हुए हैं तो इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल में समझिए वो, ठीक है, लेकिन वो एग्जाम्पल इसे फिट नहीं करेगा। ठीक है, इसका क्या है, इनर्शिया में क्या है कि अगर आप किसी को धक्का मारे, ठीक है, तो वो कोशिश करेगा कि हम धक्का से आगे ना बढ़े, और कोशिश कैसे होगा, इसमें भार के कारण, इसका जो अपना द्रव्यमान होगा ना उसके कारण। कैसे, अब देखिए कोई मान लीजिए हल्का वस्तु है, उसको एक लात मारिएगा तो फेंका जाएगा, क्योंकि उसमें इनर्शिया कम है। क्यों, क्योंकि उसका मास कम है ना, द्रव्यमान कम है ना। और वही आप कोई भारी पत्थर लीजिए, बड़ा पत्थर है, और उसमें एक लात मारिए, देखिए क्या होता है, आपका हाल पैर टूट जाएगा, कुछ भी चोट लगेगा कस के आपको, लेकिन वो हिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा होने का उसका इनर्शिया ज़्यादा है, जड़त्व ज़्यादा है, यानी वो आपका विरोध ज़्यादा कर सकता है। जो कमज़ोर आदमी रहेगा वो दुनिया का विरोध बहुत कम ही कर पाता है, लेकिन जो मजबूत आदमी होता है वो डट कर सामना करता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो वही ये भी है, जड़त्व एक तरह समझिए विरोध है, समझे, यानी आप फोर्स लगा, आपको विपरीत उल्टा में फोर्स सोच रहा है। ठीक है, तो ये किसके अति होता है, समानुपाती, मास के। अगर उसका मास ज़्यादा हो तो कस के विरोध करेगा, अगर मास कम तो वो बहुत कम विरोध करेगा। ठीक है, तो इसके कारण से ये मास से समानुपाती होता है। ठीक है, जड़त्व व द्रव्यमान, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बड़ा वस्तु है तो उसका त्रिज्या भी देखना होगा ना, कोई गोल है, ठीक है, कोई गोल वस्तु है तो उसका त्रिज्या भी देखना होगा, हाँ त्रिज्या कैसा है। अगर मान लीजिए वही छोटा गेंद रहता है तो उसको आराम से फेंक देते कहीं, वही बहुत बड़ा बॉल है, बहुत बड़ा गेंद है, तो उसका फेंकने में बड़ी आसानी हो, बड़ी दिक्कत होगा, तो उस पर भी डिपेंड कर रहा है ना। जड़त्व अपनी अवस्था परिवर्तन का अधिक विरोध करता है। हाँ सही से, जाहिर सी बात है। जड़त्व दो प्रकार का होता है, गति का जड़त्व तथा विराम का जड़त्व। अब देखिए मान लीजिए कोई पत्थर, बड़ा सा पत्थर कहीं रखा हुआ है और उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने आप को रोक रहा है और वो रेस्ट में है और रोक रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, विराम का जड़त्व। यानी चाहता है कि हम हमेशा विराम रहे, हमको कोई हिलाए नहीं, वो उसको बोल देंगे विराम का जड़त्व। और मान लीजिए कोई बड़ा सा पत्थर है, बड़ा सा गेंद है, वो घूम रहा है, मतलब आगे की ओर जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई ऊपर से ढलान से कोई पत्थर गिरा है, एकदम गोल पत्थर का, वो चाहेगा कि सारा रास्ता में कोई या सबको एकदम कुचलते हुए आगे निकल जाए। ठीक है, वो क्या चाहेगा कि हम अपना मोशन को बरकरार रखें, अपना गति को बरकरार रखें, रास्ते में कोई ऐसा लगे कुचल के निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे, गति का जड़त्व। ठीक है, तो दोनों का अंतर समझ गए ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है, लिख लेना है, यदि कोई वस्तु रुकी है तो रुकी हुई रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे।
पर कोई भारी बल ना लगे। ठीक है, जैसे देखिए अभी से कुछ एग्जाम्पल देखिए, कोई डायरेक्ट पूछ देता है, दरी कपड़ा तथा कंबल झाड़ने पर धूल कण का गिरना। अब देखते कोई लाठी ले कोई कंबल को पीटिए, जो सिक्का से पीटिए कंबल क्या होगा, कंबल आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसका धूल जाता है कि हम कहीं हिले ही नहीं, अपना अवस्था को पकड़ के रखना चाहता है। तो इसी आप कंबल से लाठी को पीटिएगा तो लाठी कंबल पे तो लाठी से फोर्स लग गया, बल लग गया, तो कंबल क्या होगा, इधर से उधर अपना गति कर लेगा, लेकिन वो जो धूल जाएगी वहीं के वहीं रह जाएगी और वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो धूल का एक जड़त्व था अपना, वो था विराम का जड़त्व, है ना, कि हम चाहते हैं कि रुके रहे, तो इसी कारण से रुका और नीचे गिर गया, धरती उसको खींच लिए वो आप अंदर नीचे। ठीक है, और वो चादर फिर वापस आया तो तब तक धूल नीचे गिर चुका था, है ना। अचानक गाड़ी को चलाने पर यात्री का पीछे की ओर झुक जाना। अब देखिए, मान लीजिए एक गाड़ी है, ठीक है, और एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है ना। अब जैसे ही ये गाड़ी आगे बढ़ेगा, ठीक है, मान लीजिए ये गाड़ी आगे बढ़ गया, यहाँ आ गया, देखिए क्या कंडीशन होगा, ये गाड़ी यहाँ पे पहले थी, अब थोड़ा आगे बढ़ गया, तो क्या होगा, ये पहले से तो दोनों रुका हुआ था, बस भी रुका हुआ था, बस ये मान लीजिए बस ही था और आदमी भी रुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी तो गाड़ी को तो फोर्स मिला, वो आगे बढ़ गया, लेकिन आदमी को तो डायरेक्ट तुरंत फोर्स नहीं मिला। आदमी को तो अवस्था रुकी हुई अवस्था में थी, उसके पास अपना रुका हुआ जड़त्व था, है ना, विराम का जड़त्व था। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ेगी वो पीछे झुक जाएगा, पीछे की ओर झुक जाएगा। क्यों, क्योंकि उसे विराम का जड़त्व लगा था। ये पैर आगे बढ़ जाएगी, गाड़ी जो सटा हुआ था पैर, और ये पैर बैक ये सब जो कुछ भी सटा हुआ था जो चीज़ गाड़ी से, वो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन जो धड़ शरीर का पार्ट, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा हटा हुआ था बस से, थोड़ा सा उठा हुआ होगा, वो पीछे की हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो विराम में रहना चाह रहे थे, वो जड़त्व दिखा रही थी अपना। कौन सा जड़त्व, विराम का जड़त्व। ठीक है, ठीक है, उसके कारण वो पीछे हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना चीज। चलिए, कांच में पत्थर मारने से फूट जाना तथा गोली मारने से छेद हो जाना। ठीक है, कांच में पत्थर मारने से फूट जाना तथा गोली मारने से छेद हो जाना। अब देखिए, जैसे कांच है, ठीक है, उसका हर एक एलिमेंट, उसका हर एक सरफेस चाहता है कि हम रुका हुआ रहे। जैसे कांच आया, सॉरी कोई पत्थर आया और कांच को मारा, तो जहाँ पे लगा वो मोशन में आ जाएगा, लेकिन बाकी जगह जो बचा हुआ था वो क्या होगा, वो चाहेगा कि हम विराम में रहे। जिसके कारण क्या होता है, सरफेस, पूरा सरफेस तो एक ही है, अब जहाँ लग गया वहाँ ज़्यादा फोर्स लग गया, वो थोड़ा मोशन में हल्का आया, अब बाकी सब विराम में रहा, इसके कारण शीशा टूट जाएगा पूरा। अब वही गोली की बात कीजिए, तो गोली में क्या है कि जैसे ही इतना स्पीड उसका फास्ट होता है कि जहाँ पर वो लगा उस चीज़ को उड़ा के ले जाएगा, वो पूरा गति में ले जाएगा, और इतना गति में ले जाएगा कि जो अगल बगल था वो पूरा विराम में ही रह जाएगा। ठीक है, और विराम में ही रह जाने का कारण क्या होता है, वहाँ पर छेद बन जाएगा। ठीक है, पत्थर में क्या था, वेलोसिटी कम था, मार ज़्यादा था, वो क्या किया, जिस सरफेस से मारा, ठीक है, वहाँ तो निशान मारा ही है, वहाँ गति। देखिए दोस्तों, अब एक एग्जांपल लेते हैं, ग्लास के ऊपर रखे कार्डबोर्ड पर सिक्का ग्लास में गिर जाता है जब अचानक कार्डबोर्ड को खींच लिया जाता है। ठीक है, तो देखते जैसे कोई ग्लास है ना, ऐसे ग्लास है और इस पे एक कार्डबोर्ड रख दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पे एक सिक्का रख दिया जाए, और जैसे ही इसको हम खींच लेंगे एकदम पूरा एकदम कस के फोर्स से, तो क्या होगा, सिक्का नीचे गिर जाएगा। क्यों, कारण वही है विराम का जड़त्व। ठीक है, उसमें क्या होता, जैसे ही हम कार्ड खींचते हैं तो कार्ड पर हम अचानक फोर्स लगाए और कार्ड अचानक मोशन में आ गया, लेकिन सिक्का पे तो फोर्स नहीं लगाए थे, तो सिक्का अभी भी विराम में ही था, और वो अपना जड़त्व, उसका जड़त्व क्या कर रहा था, उसको गति का प्रतिरोध किया। ठीक है, गति का विरोध किया, और विरोध के कारण वो
कार तो चली गई गति मोशन में और वो बेचारा सिक्का वहीं गिर गया गिलास में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है इसका। पेड़ हिलाने पर फल का नीचे गिर जाना। अब देखिए पेड़ में फल लटके हुए देखिए, जैसे आम का पेड़ देखिएगा, ठीक है, उसमें जैसे ही टहनी पे या कहीं कोई टहनी पे कस के मारेंगे तो क्या होगा, वो टहनी मोशन में आ जाएगा क्योंकि उसमें फोर्स लगा है। लेकिन वो जो आम है उसमें वो तो मोशन में नहीं आ पाएगा क्योंकि उस पर तो फोर्स डायरेक्ट लगाया नहीं। तो वो चाहेगा कि हम विराम में है तो हम रुके हुए रहे, हम विराम में अवस्था में रहे। ठीक है, तो वो उसका जो जरूरत होगा विराम का जरूरत, उस गति का विरोध करेगा और बेचारा जैसे ही टहनी ऊपर चला जाएगा वो टहनी कहीं अलग मोशन में चला जाएगा और वो आम वही लटका रहेगा जिसके कारण गिर जाएगा। ठीक है, आम तो वही रह जाएगा और टहनी इधर कहीं मोशन में चला जाएगा, तो मोशन में चले जाने के कारण वो आम नीचे की ओर गिर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, अब मोशन में क्या है, गति के जड़त्व में क्या है, तो कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उसे रोकने के लिए कोई बल ना लगे। ठीक है, इसको सही से लगा, कोई बल ना लगाए। ठीक है, जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लगाए तब तो क्या होगा, वो गति में ही रहेगा। यानी उसका जड़त्व ये करता है कि वो चाहता है कि हम गति में ही रहे। ठीक है, वो विरोध करे या रुकने का, हमेशा वो गति में ही रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे देखिए अचानक गाड़ी के रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए गाड़ी है ना, ये पहले से चल रहा है भी में, तो ये आदमी है, ये भी पूरा चल रहा है और इसका ये क्या पैर पूरा सटा हुआ है इस बस से। ठीक है, और ये आदमी भी मोशन में है, इसका पूरा बॉडी मोशन में ऊपर से नीचे तक। और जैसे ही कहीं पे ब्रेक मारा, ठीक है, ये गाड़ी ब्रेक मारा तो गाड़ी पे तो अचानक फोर्स लग गई, यहाँ से ब्रेक मारा तो इधर फोर्स उल्टा की ओर लग गई, है ना, इसको बस को रोक देगी। जो आदमी का पैर है या जहाँ बैठा हुआ आदमी वो भी रुक जाएगा, लेकिन जो बॉडी मोशन में थी तो वो तो अभी भी आगे बढ़ जाएगी ना, उसका बॉडी अभी भी आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे ही आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, आगे की ओर झुक जाएगा क्योंकि वो जहाँ पैर था वो तो रुक गए और आदमी का बॉडी आगे की ओर झुक गया, तो क्या होगा, वो आदमी आगे की ओर झुक जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसका बॉडी जो चाहता था कि हम मोशन में तो मोशन में ही रहे, वो विरोध किया होगा रुकने का, जिसको विरोध किया उसके कारण आगे झुक गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तेजी से दौड़ता हुआ धावक अचानक रुकता है तो गिर जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई दौड़ रहा है कस के, पूरा तेज दौड़ रहा है, उसको बोले अचानक रुक जा, अचानक खड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही अचानक रुकेगा तो उसका तो पैर तो नीचे रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो धरती में सटी हुई है, उसका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, रुक जाएगा। लेकिन जो उसका बॉडी पहले से मोशन में था वो इसी स्पीड से आगे की ओर मोशन करेगा और वो अचानक नीचे गिर जाएगा क्योंकि पैर पीछे छूट गया, अब बॉडी आगे चली गई तो वो गिरना है उसको। ठीक है, तो इसमें क्या लगा, मोशन ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन यानी गति का जगह तो लगा। ठीक है, लंबी कूद से पहले एथलीट कुछ दूरी दौड़ता है। देखिए ये ध्यान रखना है कि जब आदमी लॉन्ग जंप करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है, वही इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है लॉन्ग जंप में। अब मान लीजिए खड़े खड़े कूदिए, कितना दूर कूद पाइएगा, बहुत कम दूर कूद पाइएगा। ठीक है, क्योंकि आप फोर्स लगा ही नहीं पाइएगा उतना। लेकिन जैसे ही आप दौड़ के बहुत स्पीड से दौड़ते हैं और अचानक जंप मारते हैं तो क्या होगा, आपको जैसे आप कस के दौड़े तो आपके साथ मोशन हो गया, पूरा बॉडी मोशन में है, उसके साथ ऑलरेडी एक फोर्स लगा हुआ है मोशन में एकदम पूरा। जैसे ही आप जंप किए तो क्या हुआ, आपका बॉडी आपको आगे की ओर धक्का देगा। ठीक है, और आप खुद धरती पे फोर्स लगा तो इसी कारण क्या होगा, वो आप बहुत दूर तक आगे जाके जंप कीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी लॉन्ग जंप करना हो तो एकदम जितना स्पीड में आप दौड़ पाइएगा उतना लॉन्ग जंप ज़्यादा दूर जा पाइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, हर चीज़ में साइंस है, इसलिए साइंस पढ़ना और साइंस आना, कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों जो भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग उसके एकदम कंसेप्ट को अच्छी तरह समझिए। ठीक है, हर जगह मैं पूरा आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कैसे हो रही है चीज़, कोई चीज़। ठीक है, आपको उस कंसेप्ट समझना, वो समझ जाइए कंसेप्ट तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं इंजीनियरिंग में आपको घुसा रहा हूँ, मैं आपको जनरल ही पढ़ा रहा हूँ ना, लेकिन हर एक थ्योरी कंसेप्ट जानना जरूरी है ना।
ठीक है। तभी तो आगे चल के आप भी किसी को बता पाइएगा। आप किसी को कुछ बताते हैं तो आप समझिए कि आपका IQ लेवल कितना ज़्यादा हो जाएगा, आपका रिस्पेक्ट क्या होगा, पूरा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ना, जो भी चीज़ पढ़ना अच्छे से पढ़ना, समझ के पढ़ना। ठीक है, चलिए आइए न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बोला। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ, इसमें बोला कि यह संवेग परिवर्तन को दर को बताता है, अर्थात बल को प्रदर्शित करता है। इस नियम द्वारा बल का समीकरण प्राप्त होता है। इसके अनुसार संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। अब एक टर्म आई संवेग। संवेग क्या होता है? ठीक है, संवेग, तो संवेग कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ में वेलोसिटी है अगर, ठीक है, कोई भी चीज़ है ना, उसमें अपना मास होता है ना। जैसे कार ले लीजिए, इसमें अपना मास m0 है। ठीक है, mj का डायरेक्ट हम m मान लेते हैं, ये m है ना, और ये चलना स्टार्ट करती है तो इसमें एक वेलोसिटी आया, v आ गया, तो इसी को मास को हम v से गुना करते हैं तो ये हमारा संवेग होता है। यानी वेग में अगर मास से गुना कर दे तो संवेग बोल लेते हैं। ठीक है, तो बस संवेग कुछ नहीं है, अगर कोई भी वस्तु में मास है और वो उसमें वेलोसिटी है, यानी वो गति कर रही है, तो उसको क्या बोल देंगे? संवेग बोल देंगे। यानी उसको मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोल देंगे? संवेग बोल देंगे। ठीक है, तो संवेग वही होगा m इंटू v। ठीक है, याद रखना। अब देखिए, तो न्यूटन का द्वितीय नियम बोला कि संवेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसके दर को बल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया? समय के साथ संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। ठीक है, समझे? यानी समय के साथ संवेग में जो परिवर्तन होता है उसी के दर को बल कहते हैं। एफ हमारा यही बताया, ये न्यूटन का द्वितीय नियम यही बताया। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहले है किसी, मान लीजिए इस कार का हम एग्जांपल लेते हैं, पहले m0 v0, इसका मतलब हुआ कि शुरुआत का मास m0 है और वेलोसिटी v0 है। बाद में m1 v1 हो गया, मान लीजिए कुछ मास चेंज हुआ होगा, कुछ कम बेसी हुआ होगा, तो m1 मान लीजिए, और इसका वेलोसिटी बाद में चेंज हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि जो कार गति कर रही है तो कम बेसी हुआ होगा बाद वेलोसिटी, तो m1 v1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब फोर्स बराबर हो जाएगा चेंज ऑफ मोमेंटम विथ चेंज ऑफ टाइम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, संवेग में देखिए क्या लिखा हुआ है, समय के साथ संवेग में परिवर्तन। तो पहले संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? अभी m0 v0 है और बाद में m1 v1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? m1 v1 माइनस m0 v0, इसे क्या बोल देंगे? डेल्टा p मतलब संवेग, p को संवेग के लिए p से डिनोट करते हैं। ठीक है, संवेग के लिए p से डिनोट करते हैं, तो संवेग डेल्टा p हो जाएगा m1 v1 माइनस m0 v0। ठीक है, ये हमारा समय का परिवर्तन। इसी को समय से भाग दे दिया जाए तो यही हमारा क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो F बराबर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन संवेग, ये संवेग में परिवर्तन बटा में समय। ये t0 मतलब शुरुआत का समय है, t1 फाइनल का समय, यानी दोनों में समय का कितना अंतर रहा उससे हम भाग दे दिए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे F बराबर डेल्टा p, डेल्टा मतलब हुआ चेंज। ठीक है, डेल्टा मतलब कुछ नहीं, बस फाइनल में से इनिशियल, यानी लास्ट वाला में से शुरुआतों का घटा दो, वो हमारा डेल्टा हो गया। डेल्टा का मतलब सिंबल है। ठीक है, इसका मतलब परिवर्तन, हमेशा ध्यान रखिए, डेल्टा मतलब परिवर्तन, यानी फाइनल में से लास्ट होगा घटा दे तो ये हमारा डेल्टा हो जाएगा। p मतलब संवेग को mv, यानी
लास्ट का एम भी माइनस शुरुआत का एम भी, चेंज, अब बट्टा में टी समय। ठीक है, एम को केजी में लेना है, भी को मीटर पर सेकेंड में लेना है। ठीक है, और टाइम को सेकेंड में लेना है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं फोर्स। तो यही हमारा तो यहीं से हमारा एक फार्मूला निकलता है, इसको हम देखते हैं अच्छा से। ठीक है, देखिए एफ बराबर क्या लिखते हैं, एम भी 1 माइनस एम 0 भी 0 अब बटा में टी। ठीक है, टी मतलब जो समय बीच में लगा, शुरू यहाँ T1 माइनस T0 है, उससे हमको ध्यान नहीं देना। उस टी का मतलब अगर बीच का गैप। ठीक है, तो ये भी बीच का ही गैप निकाल, हम लोग भी बीच का ही क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको बीच का ही सब पूछेगा। ठीक है, टान देगा तो डायरेक्ट टी मान लिया। ठीक है, तो एम को बाहर निकाल लीजिए, तो ये क्या लिखेंगे, V1 माइनस V0 बटा टी। अच्छा, इसको एक फॉर्मूला याद कीजिए जो हम लोग शुरुआत में पढ़े थे, क्या, V बराबर U प्लस ए टी। अगर इसमें से अगर ए को बाहर निकालना तो कैसे करेंगे, V माइनस यू बटा में टी। ऐसे ना था ए का फॉर्मूला, याद कीजिए, काइनामेटिक्स मोशन वाला। ठीक है, उसमें ये फॉर्मूला था ना, एक V बराबर U प्लस ए टी, और उसमें ए अगर बाहर निकालना तो क्या करें, V माइनस यू बाई टी। इसी में देखिए V1 के जगह हम V लिख सकते हैं, ये तो अंतिम वेलोसिटी है, और माइनस V0 के जगह यू लिख सकते हैं, V0 तो शुरुआत का वेलोसिटी है, यू भी शुरुआत का वेलोसिटी है। अब बटा में टाइम तो है ही। अब ये इतना दूर को हम ए नहीं लिख सकते, देखिए यहाँ से, है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, m इंटू ए, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल गया, F बराबर एम ए। ये हमारा फोर्स का एक फॉर्मूला निकल गया जो कि यूनिवर्सल है। तो दोस्तों, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिली, ये एक इक्वेशन मिला, F बराबर m में, जो फोर्स का इक्वेशन है, फार्मूला है। ठीक है, ये पूरा फिजिक्स में लागू होते रहेगा, हमेशा हर जगह आते रहेगा, इसलिए इसको याद करने का रहता है, ये तो सबके मुंह पे जबान पे रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है। अब देखिए, ये F बराबर m में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है। ठीक है, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a है, यानी दो चीज़ से हम पता चल रहा है कि अगर जिसका ज़्यादा मास होगा उसमें वो उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा, या उसमें उतना ही फोर्स लगाने की आवश्यकता होगी उसको हिलाने के लिए, मोशन करने के लिए। और जिसमें जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन रहा, और जितना ज़्यादा फोर्स है उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, त्वरण, हिंदी त्वरण बोलते हैं। ये होता है क्या, ये किसी भी चीज़ का जो स्पीड होता है उसको बढ़ाना या घटाना, एक्सेलरेशन काम है, त्वरण का काम है। त्वरण क्या करता है, स्पीड को बढ़ा देता है। मंदन क्या काम करता है, स्पीड को घटा देता है। ठीक है, तो ए का काम क्या है, स्पीड को बढ़ाना। तो जब फोर्स जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना स्पीड बढ़ेगा, फोर्स जितना कम लगाएंगे उतना स्पीड कम बढ़ेगा। ठीक है, तो वही क्या हो गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए हो गया, यानी बल त्वरण के समानुपाती हो गया। अब देखिए मास की बात करते हैं। देखते हैं, जब कोई चीज़ भारी गिर रहा, जितना ज़्यादा भारी है उसमें उतना ही कस के फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, और जितना ही कम भारी है उसमें उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो क्या, ये भी मास के समानुपाती है, यानी हमारा बल द्रव्यमान के भी समानुपाती है। तो बल, अगर बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी कील को हम अंदर की ओर ठोकते हैं दीवार में, तो देखिए कैसे क्या हो रहा होगा, सोचिए उसको। ऐसे तुम हाँ ध्यान देते, हाँ ठोक दिए बस अंदर चला गया, लेकिन फिजिक्स के माइंड से सोचिए,
टेक्निकल माइंड सोचिए क्या हो रहा होगा। जैसे ही हम हथौड़े चोट मारे, पहला चोट मारे कील पे, क्या हुआ, हल्का अंदर धंसेगा, ठीक है। पहले क्या था कि जो दीवार हल्का सा नोकील पर फोर्स लगाया था, जो कील दीवार पर सटती है तो क्या होता है, हल्का आगे नोकील रहता है ना, कील का नोक रहता है, जैसे कील देखिए ना कैसा होता है। ऐसा कील होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, छोटा सा पतला सा नोकी होता है, ठीक है, और यहाँ बड़ा होता है। यहाँ पर हम हथौड़ा मारते हैं, यहाँ पर हथौड़ा मारते हैं, तो क्या होता है, इस दीवार को देखिए, ये दीवार है ना, इस दीवार पे बस यहाँ हल्का सा छोटा सा जगह पर टच कर रहा है, ठीक है। इस छोटा सा जगह टच कर रहा है तो मतलब हल्का सा फोर्स लगेगा, लेकिन जैसे ही अंदर की ओर धंसेगा तो देखिए कैसा बन जाएगा। जैसे ही धंसा तो देखिए अब यहाँ दीवार थोड़ा ज़्यादा पकड़ लिया, ठीक है, अब ज़्यादा दूर पकड़ लिया, अब क्या होगा, दीवार से थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगेगा, यानी कि, और जैसे अंदर भी गया तो अंदर भी फोर्स लगा रहा होगा, फ्रिक्शन, उससे बहुत सारा फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमें और कस का धक्का मारना पड़ेगा, और कस का हथौड़ा मारना पड़ेगा, ठीक है। तो यही फोर्स, यही बोल रहा है कि जितना ज़्यादा गहराई होगा कील का उतना ही हमको अधिक फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है, जाहिर सी बात है, अगर धीरे से मारेगा तो कभी टूट पाएगा, कस के मारना होगा, ठीक है, तो टूटेगा। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है, ठीक है। अब गद्दा पे कम चोट लगता है, फर्श पे ज़्यादा क्यों लगता है, देखिए गद्दा पे अगर आप गिरते हैं, मान लीजिए गिरने का बात कर रहे हैं, तो गिरिएगा तो क्या होगा, उस पर ऊपर जो लेयर है वो आपको टच करेगा और वो भी अंदर की ओर धंसना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे ही आप गिरिए गद्दा पे तो ऊपर जो लेयर होता है वो टच करेगा आपको और वो भी अंदर की ओर धंसना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे आपका फोर्स को बहुत हद तक घटा देगा। तो जो चोट लगने की फोर्स आती है, जो बल लगेगा उस पर, वो धीरे धीरे वो घट जाएगा, और घटने के कारण क्या हो जाएगा, वो पचकने के कारण क्या हो जाएगा, आपका फोर्स कम लगेगा, ठीक है। और उस अंदर रुई रहता है वो भी कम फोर्स लगाता है, ठीक है। लेकिन वही फर्श की बात करें तो फर्श तो धंसेगा नहीं, तो जैसे ही आप उस पर गिरिएगा फर्श आप कस के चोट लगाती पूरा ताकत से लगा देगा, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगा, ठीक है। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोद कर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। अब जैसे ही लॉन्ग जंप करते हैं या हाई जंप करते हैं तो वहाँ क्या करता है, मिट्टी को थोड़ा थोड़ा कोड़ देता है, ठीक है, कोड़ के उसको थोड़ा ढीला कर देता है, या बालू कहीं रख देता है। तो इससे क्या होता है, जैसे मिट्टी कोड़ता है, जैसे मिट्टी पहले क्या होता है, ज़मीन पूरा हार्ड रहती है, दबती नहीं है, जैसे आप उस पर गिरते हैं तो वो दबेगी नहीं, डायरेक्ट आपको चोट मारेगी, ठीक है। आप जैसे उस पर चोट लगाएगी वो डायरेक्ट चोट लगेगी, लेकिन वही जैसी मिट्टी ढीला कर देगी तो क्या होगा, जैसे आप उस पर कूदिएगा गिरिएगा तो वो मिट्टी ढीला रहेगी, उस आपके सतह टच होगा और वो भी पचक जाएगी हल्का, और हल्का पचकेगी तो उसके कारण फोर्स उसका कम हो जाएगा, जैसे फोर्स कम होता है कम चोट लगेगा। लेकिन जैसे वो मजबूत मिट्टी रहा जहाँ पे, वहाँ आपको ज़्यादा चोट लगेगा, इसलिए उसको हल्का कर दिया जाता है। बालों में भी वही होता है, जैसे आप बालों में गिरते हैं वो भी आपसे छूने से धंसने जाती है, धंसती है, जिसके कारण आपका फोर्स कम लगता है और आप ये कम चोट लगती है, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंग्लिश में, और हिंदी में संवेग में परिवर्तन के दर समय के साथ तो बल बोलते हैं, ठीक है। तो इस सभी कंडीशन में क्या हो रहा था, जितना ज़्यादा समय लगा और उतना ही वेलोसिटी धीरे धीरे कम हुआ, ठीक है, तो फोर्स कम लगा, ठीक है। सोचिए ना आप, जितना ज़्यादा समय लगा, देखिए हाँ, इसको अगर एफ को ऐसे लिखेंगे mv/t है ना, तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t, टी नीचे है ना, इससे इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी समय जितना ज़्यादा लगेगा उतना ही फोर्स कम लगेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा समय लगे, जितना कम समय लगेगा उतना ही फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो ये बाकी सब गद्दा पे आप गिरे या मिट्टी पे खुला हल्का मिट्टी पे गिरे तो उसमें क्या होता है, आपका सतह सटते ही धीरे धीरे चपक के धीरे वो अपने आप को पचका रहा था और आप सटे हुए थे,
तो इस कारण फोर्स ज़्यादा देर तक लग गया, ज़्यादा समय फोर्स लगा, जिसके कारण क्या हुआ, फोर्स कम हो गया धीरे धीरे। और वही सतह जब मजबूत होता है, एकदम मजबूत, जैसे ही आप उस पर गिरते हैं, फट से फोर्स अप्लाई हो जाता है, और अप्लाई हो गया फिर हट जाता है, तो उससे क्या होगा, आपका चोट ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम समय में आपका फोर्स लगा। तो बहुत कम होगा तो फोर्स ज़्यादा, समय कम तो फोर्स ज़्यादा, और समय ज़्यादा तो फोर्स कम। देखते कोई बॉल आती है और कोई खिलाड़ी कैच पकड़ता है, तो उसको लेकर थोड़ा सा हाथ पीछे क्यों खींचता है? क्यों? क्योंकि वो समय देता है उसमें जो बॉल है उसको पकड़ के थोड़ा उसमें समय अपना लगा देता है, जिस कारण समय थोड़ा बढ़ जाता है तो फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है, इस कारण उसको कम चोट लगती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। अब देखिए न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन तीसरा नियम क्या दिया था? यह संवेग संरक्षण को बताता है, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया से होती है। इसमें बल की प्राकृतिक गुण क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक बल की बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगता है। अब क्या क्रिया एक्शन, इसको इंग्लिश में एक्शन बोलते हैं, हिंदी में क्रिया, प्रतिक्रिया रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी आप देखिएगा कोई दीवार पर आप फोर्स लगाइए तो क्या हुआ, ऐसा लगा कि दीवार भी हम पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, या बंदूक को देखते होंगे, कोई बंदूक गोली जब चलाता है तो उसका हाथ पीछे की ओर झटका मारता है। क्यों? क्योंकि जैसी गोली को आप गोली पर बंदूक चोट मारती है तो गोली भी बंदूक पे फोर्स लगाती है और वो बंदूक पीछे चली जाती है। ठीक है, इसलिए झटका कैसे लगता है और गोली आगे भागती है। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही बोला था कि अगर किसी भी चीज़ पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो भी हम पे भी फोर्स लगाता है, और दोनों बराबर होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में देखिए, एक बंदूक गोली पर चोट लगाए तो गोली आगे क्यों गया, और जितना इस पर चोट लगाए, जितना स्पीड से गोली आगे बढ़ा, उतना ही स्पीड से फोर्स इधर बंदूक पे भी लगेगा और बंदूक पीछे भागेगा। ठीक है, क्योंकि हम उसको पकड़े हुए हैं तो झटका मार के रुक जाएगा बंदूक और गोली आगे की ओर चली जाएगी। ठीक है, इसकी बात करते हैं ये दोनों की। अगर मान लीजिए ये आदमी इस लड़का को कस के मारा गाल पे, उसके जबड़ा पे। ठीक है, तो जो हाथ से जबड़ा पर चोट लगा वही जबड़ा उसके हाथ पे भी फोर्स लगाएगा, उतना ही बल। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होगा, डायरेक्शन में। ठीक है, तो चूंकि हाथ में ये ग्लव्स लगाएगा तो इसको फोर्स कम बुझाएगा। ठीक है, और ये जबड़ा सामने ज़्यादा पड़ जाती है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा चोट बुझाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये सुरक्षा कवच में है दोनों, तो दोनों कम चोट लगेगा, लेकिन फोर्स दोनों एक दूसरे अपोजिट लगाता है, उल्टा लगाता है और सेम लगाता है। ठीक है, इसको देखिए, ये नाव पे ये व्यक्ति खड़ा है, ये नाव को पीछे करने के लिए, मतलब पानी में धक्का देने के लिए क्या किया, वो तट को एक पैर से धक्का दिया, एक पैर से कस के मारा, जिसके कारण क्या हुआ, जब तट पे पैर से मारा जमीन को, है ना, तो जमीन भी इस पे फोर्स लगाया, जिसके कारण इसका नाव पीछे की ओर चला गया। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल क्या लगते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी क्या बोला, एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होगा दोनों दिशा में और दोनों सेम होगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट होगा, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, लेकिन रिएक्शन बराबर एक्शन। ठीक है, दोनों चीज होता है, इसमें दो कंपोनेंट ही है, डायरेक्शन दोनों अपोजिट होगा, और रिएक्शन बराबर एक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसी पे ये सवाल आपको हम जो शुरुआत में दिखाए थे, देखिए दोस्तों, अभी हम जो पहले क्वेश्चन एक छोड़े थे उस पे आ गए हैं। ठीक है, इसको देखिए, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सपोर्ट करता है, इसलिए हम आपको बोले थे कि इसको आगे बाद में बताएंगे। चलिए अब बताते हैं इसको। बोला जा रहा, एक घोड़ा टांगे को खींच रहा, तो घोड़ा आगे बढ़ता है, किसका? ठीक है, टांगे को खींच रहा, लेकिन पूछ रहा क्या, घोड़ा आगे बढ़ता है किसके कारण? घोड़ा आगे क्यों बढ़ता है? तो जाहिर सी बात है, हम लोग आगे क्यों बढ़ते हैं, सोच के देखिए। हम लोग आगे तभी बढ़ते हैं जब जमीन पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जमीन हम पे फोर्स अप्लाई करता है। कैसे? जो आप लोग का जो तलवा होता है, पैर का तलवा, वो जमीन सटा हुआ रहता है। जैसे ही हम जमीन को धक्का देते हैं तो जमीन में क्या करता है, हमको आगे की ओर धक्का देता है,
जब हम आगे की हम चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें आगे की कौन चलाता है? फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल लगता है उसमें जमीन हमारे पैर के बीच में, वही फोर्स हम लोग को आगे की ओर चलने में हेल्प करती है। तो उसी तरह से यहाँ भी घोड़ा का आगे कौन चलाएगा? धरती जो उस पर फोर्स लगाती है। तो इसमें लास्ट का ऑप्शन क्या होगा? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर लगाए गए बल के कारण वो आगे की ओर चल पाता है। ठीक है, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोला इस चीज़ को, है ना। चलिए आगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ क्या बोला कि दो बातें स्पष्ट होती है, बल हमेशा जोड़े में होगा। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी फोर्स में कोई चीज़ फोर्स लगाएंगे तो वो भी हम पे फोर्स लगाए, तो यानी कि एक जुड़ा हुआ ना इसमें। यह कभी अकेले नहीं होता। हाँ ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। ठीक है, आप देखिए एक चीज़ बताते हैं। मान लीजिए ये गेंद इस पे एक रस्सी से सटा मतलब लटका हुआ है, तो इसके बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स, यानी तनाव बल। ठीक है, ये रस्सी में फोर्स लगता है। अब क्या हुआ, ये रस्सी क्या करेगा? ये रस्सी इस वस्तु को अपनी ओर खींचेगा, किधर? ऊपर की ओर, है ना। ये रस्सी क्या करेगा? इस वस्तु को अपनी ओर खींचेगा ऊपर की ओर, और ये वस्तु क्या करेगा? ये जो रस्सी है इसको नीचे की ओर खींचेगा, नीचे की ओर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यह मैंने एक डायरेक्शन बताया, नीचे की ओर किसको खींच रहा है? इस वस्तु को, मतलब यहाँ जो लटकी हुई है जिससे रस्सी, उसको नीचे की ओर खींच रहा है ये वस्तु, और ये क्या कर रहा है? इस पे बल लगा रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों हो रही है। ठीक है, हम क्या हुआ, इसको लटका के छोड़ दिए, लेकिन फिर भी क्रिया और प्रतिक्रिया हो रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि ये वस्तु उसको नीचे की ओर खींच रहा है, और ये जो सामान है ये इस वस्तु को ऊपर की ओर खींच रहा है। ठीक है, तो दोनों हो रहा है, और दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है, यानी दोनों अलग अलग वस्तु पर लग रहा है। देखिए ये जो चीज़ है, ये डंटा जो है इस गेंद पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, समझे? ये जो डंटा है इस गेंद पर फोर्स लगा रहा है, तो किधर लगाएगा? ऊपर की ओर, है ना। और ये जो गेंद है ना, इस डंटा पर फोर्स लगाएगा किधर? नीचे की ओर। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे अलग अलग फोर्स लगा रहा है ना, ये इस पे लगा रहा है गेंद पे, और ये एक डंटा पे लगा रहा है। ठीक है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला है। ठीक है, नाव से उतरने पर नाव पीछे चली जाती है, हम बता दिया आपको। हम बंदूक से गोली चलाने पर झटका जो मिलता है वो भी बता दिए कैसे लगता है। रॉकेट नीचे की ओर बल लगाता है जिसका कारण वो ऊपर की ओर जाता है। अब देखिए, रॉकेट जब ऊपर की ओर उड़ता है तो क्या करता है? नीचे बहुत सारा फोर्स अप्लाई करता है, इतना फोर्स अप्लाई करता है कि धीरे धीरे वो फोर्स उसको ऊपर धक्का देता है, वही धक्का देता है तो फोर्स, तो वो रॉकेट क्या होता है? ऊपर उड़ती है। ठीक है, तो इसमें भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम किया। जितना रॉकेट फोर्स नीचे अप्लाई करेगा उतना ही उसको ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई होगा उस पर। ठीक है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही चीज़ है। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट के जाने के कारण चोट लग जाती है। जाहिर सी बात है, जब आप पानी से कुआं से पानी खींचिएगा, निकालिएगा, तो क्या होगा? बाल्टी भारी है, ये टेंशन वाला बात देखिए, ये जो मैंने ये बताया, बाल्टी भारी है, पानी उसमें भरा हुआ है, तो वो बाल्टी का रस्सी आपको खींचेगा और आप बाल्टी खींचेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करा। जैसे ही बीच में रस्सी टूटा, ठीक है, बाल्टी आपको खींचा था, अचानक बाल्टी आपको छोड़ दिया, जैसे ही रस्सी टूटा फोर्स टूट गया और आपको छोड़ दिया, तो आप क्या हुआ? आप तो फोर्स लगाया था कस के, आपको फोर्स से जब कनेक्शन टूट गया तो आप नीचे की ओर गिर जाइएगा। ठीक है, आपको चोट लग सकता है। ठीक है, जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट लगना। आप जब जमीन पर चलते हैं तो क्या हुआ? आप जमीन को धक्का मारते हैं, जमीन आपको एक फोर्स लगाता है ऊपर की ओर, एक फ्रिक्शन वाला फोर्स लगता है जो आगे की ओर चला देता है आपको। ठीक है, तो जमीन पर भी चोट लगता है, आप पे भी चोट लगता है। बालों पर चलना कठिन होता है क्योंकि वहाँ प्रतिक्रिया बल कम रहता है। हाँ,
अब देखिए यहाँ पर टाइम वाला आ रहा है, F बराबर डेल्टा P बाई टी, यानी चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय में परिवर्तन की दर समय के साथ को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। ठीक है, तो बालू पर जैसे आप चलते हैं तो आपका पैर पहले बालू के ऊपरी लेयर को टच करेगा। ठीक है, जैसे ये बालू है ना, बालू मान लीजिए ऐसे 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 है ना, ये धरती नीचे है, अब बालू ऐसे, जैसे आप यहाँ पैर रखिएगा अपना, ठीक है, जैसे पैर रखिएगा तो ये लेयर जो यहाँ टच कर रहा है, ये क्या होगा, पैर धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा, फिर धीरे धीरे और नीचे धस जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, सटा हुआ है, तीनों पोजीशन सटा हुआ है आपके पैर से, और सटने के बाद धीरे धीरे नीचे तक चला जाता है। तो क्या हुआ, इसमें समय मिल गया फोर्स को, उसको फोर्स को समय मिल गया, और जैसे समय मिला तो क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एफ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी बल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसके कारण हमारा बल कम हो जाता है। ठीक है, यानी जैसे समय बढ़ जाता है उसमें बल कम हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका पैर से बालू का ऊपरी लेयर सटता है, और जैसे ही आप पैर उस पर और दबाते हैं तो वो और दब जाता है नीचे, और धीरे धीरे दब जाता है, लास्ट में रुक जाता है, तो उसके बीच का टाइम क्या हो गया, थोड़ा बढ़ गया, टाइम ज़्यादा लगा, इसका फोर्स कम हो गया। ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। बल कैसा होता है, एक्शन का अपोजिट डायरेक्शन, रिएक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, इसका प्रकृति पता चला ना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसको आप लोग अपने से ट्राई करना है, बहुत सारा मैंने क्वेश्चन दिया है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसका सॉल्यूशन भी आपको मैंने दे दिया, देखिए 19-20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन यहाँ है, फिर उसका व्याख्या भी कर दिए हैं क्यों होगा उसका। ठीक है, फिर कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल टाइप है, ये सब देखिए जो भी न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल दिए हैं। ठीक है, या थोड़ा कंसेप्चुअल दिए हैं, खाली समझना है, बस आपको समझा देगा टर्म को अच्छे से। ठीक है, वो इसके लिए न्यूमेरिकल दिए हैं, बस छोटा छोटा टर्म न्यूमेरिकल है, इसको भी करना है, वो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है सब में, साथ में क्वेश्चन में। फिर न्यूमेरिकल टाइप 2 है, थोड़ा सा लेवल हल्का बढ़ा दिया। कोई भी देखिए इंजीनियरिंग से कोई मतलब नहीं, जितना भी सवाल दे रहे हैं इंजीनियरिंग में इतना ईजी सवाल नहीं पूछता है, इंजीनियरिंग में तो पूरा डेप्थ में घुसा जाता है, पूरा एकदम। आप एक टॉपिक पढ़िएगा ना F बराबर M में, उस पर बहुत सारा सवाल मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसा सवाल मिलेगा कि आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ जाएगा तब जाके बनेगा, नहीं तो वो भी नहीं बनेगा, इतना सारा उसमें फार्मूला क्या क्या बहुत सारा रहता है। ठीक है, चूँकि मैं पढ़ चुका है इसलिए मैं जानता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को उतना नहीं जानना, उतना नहीं पढ़ना है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर न्यूमेरिकल तो जनरल भी पूछे जाते हैं, ठीक है, फिजिक्स से तो पूछ देगा, पूछते भी हैं। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए कुछ तो न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करना होगा, नहीं प्रैक्टिस किया तो फिजिक्स में कैसे हो पाएगा। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो मैंने आपको नंबर ये क्वेश्चन चुन के दिए हैं, चुन क्या वो आप प्रैक्टिस के लिए आप जितना क्वेश्चन कर सकते हैं आपको ज़्यादा फायदा है। ठीक है, और ये जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं बस इतना ही टॉपिक्स है, फोर्स और आपका इसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, एंड थोड़ा मोड़ा यूज करना है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स तो हर जगह यूज होगा, जहाँ गति आया, गति का बात हुआ, त्वरण का बात हुआ तो सब आएगा, काइनेमेटिक्स सब आएगा ही। ठीक है, ये हुआ। फिर टाइप 3 है, थोड़ा और लेवल बढ़ा दिए। ठीक है, फिर टाइप 4 है, थोड़ा और लेवल बढ़ा दिए, है ना। जितना बनाइएगा आपके लिए अच्छा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। अगर समय नहीं है तो इन लोग इन सबको छोड़ देना, खाली ऊपर पहला 20 क्वेश्चन बना लेना ऑब्जेक्टिव का, आगे बढ़ जाना। ठीक है, अगर समय है तो सबको भी ट्राई कीजिएगा तो आपका फायदा है। न्यूमेरिकल बनेगा, आप कोई भी न्यूमेरिकल सवाल पूछ देगा आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ देखते हैं, कुछ सवाल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। न्यूटन का पहला गति का नियम क्या था बताइए। सिंपल है, याद करने की कोशिश कीजिए। गति में परिवर्तन बल के समानुपाती होता है, नहीं, ये चीज़ तो नहीं बोला था वो। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया आता है, ये भी नहीं, पहला नियम ये भी नहीं था।
कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती है, स्थिर वेग से गति करती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। हाँ, यही तो है पहला नियम। ठीक है, तो बस यही चीज याद करना है। न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार बल किसके बराबर होता है बताइए। सिंपली फार्मूला है क्या, F बराबर m में, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान गुने त्वरण। देखिए अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन पहले आप लोग अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद इसको बनाएगा, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा न्यूटन के तीसरे गति के नियम का कौन सा उदाहरण है ना, बताइए। सोचिए एक रॉकेट का प्रक्षेपण बताए थे ना कि न्यूटन जैसे ही रॉकेट नीचे फोर्स लगाता है तो रॉकेट पर भी ऊपर फोर्स होता है, इसका ना ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन है एक कार का ब्रेक लगाना, तो डायरेक्ट सब किसी चीज़ पर ब्रेक लगा दिए तो रुक गया, गेंद को फेंकना भी रुक गया, गेंद को फेंकना तो गेंद को फोर्स लगा तो आगे चल दिया, एक नाव का चलना, नाव पे फोर्स लगा तो आगे नाव आगे बढ़ गया, तो डायरेक्ट आगे बढ़ते जा रहा है ये तो। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं था, एक रॉकेट का प्रक्षेपण ये था। इसमें था कि रॉकेट पीछे फोर्स लगाता तो रॉकेट ऊपर जाता। इस समय क्या था, हम बाहर से एक फोर्स लगा रहे हैं। ये तीनों में क्या है, बाहर से एक फोर्स लगा रहा है, कार को ब्रेक मारे तो रुक गया, एक गेंद को हम फेंके तो आगे बढ़ गया, नाव को चलाए तो आगे चल रही है। लेकिन रॉकेट का प्रक्षेपण में क्या था, रॉकेट पीछे फोर्स लगाया तो इस पर आगे फोर्स लगा। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा 3 का डी हो जाएगा। 4 का देखिए, एक स्थिर वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना हुआ। अब देखिए आपको पहले ही बताया था मैंने फोर्स में ही कि कोई वस्तु पर आदमी फोर्स लगा रहा, लेकिन वस्तु बहुत ही भारी है, या मान लीजिए दीवार है वो रुकी ही है, तो क्या उस आदमी द्वारा उस पर फोर्स, दीवार पे फोर्स लग रहा है? हाँ लग रहा है। वहाँ क्या बोलेंगे, हाँ लग रहा है। कॉन्सेप्ट समझिए, ध्यान से सोचिए इस चीज़ को कि आदमी द्वारा उस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन आदमी और दीवार का पूरा सिस्टम मान ले, दीवार आदमी को छोड़िए, दीवार को सिस्टम मान ले, उस दीवार अभी भी रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, क्योंकि आदमी तो फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसको अपोज करने के लिए धरती भी उस पर फोर्स लगा रहा है, दीवार पे भी। ठीक है, और इसलिए दीवार रुकी हुई है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, टोटल ओवरऑल फोर्स देखा जाए तो 0 हो जाएगा, कुल बल 0 हो जाएगा। क्यों, जितना आदमी फोर्स लगा दिया, आदमी जितना दम लगाएगा धरती भी उतना ही दम से उसको रोकेगा, उसके फोर्स को बैलेंस कर देगा, इससे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल फोर्स देखा जाए उस दीवार पे तो वो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन आदमी के द्वारा देखा जाए अलग सिर्फ, तो वो तो फोर्स लग रहा है, कुछ ना कुछ होगा, जितना अगर लगाएगा उतना ही होगा। अगर धरती की द्वारा बात की जाए तो जितना आदमी लगाएगा उतना धरती लगाएगा फोर्स। ठीक है, तो इसलिए ओवरऑल बोला जाए तो 0 होगा। ठीक है, तो इसी एक कॉन्सेप्चुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। देखिए अब 5 नंबर, किसी वस्तु का त्वरण किसके द्वारा निर्धारित किया था, केवल बल। देखिए यहाँ हम फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, जब ज़्यादा आसानी होगा। अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो इसको उठा के इधर ले आइए, तो इसमें क्या है, फोर्स भी है और मास भी है, यानी दोनों पर ये डिपेंडेंट है। फोर्स ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, यानी जितना ज़्यादा बल उतना ज़्यादा त्वरण। अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। मान लीजिए जितना स्पीड से आप कोई हल्का चीज़ को धक्का दे सकते हैं, उतना ही स्पीड से क्या कोई भारी चीज़ को धक्का दे सकते हैं, नहीं। ठीक है, हल्का चीज़ को मारिएगा तो कस ज़्यादा स्पीड से चलेगा, लेकिन जैसे भारी चीज़ को मारिएगा तो एकदम बहुत धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, या उसको बहुत फोर्स की आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है, तो ये बल और द्रव्यमान दोनों पर करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है तो वस्तु पर क्या कार्य करता है। ठीक है, वस्तु पर क्या कार्य रहता है, सिंपल, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद कीजिए। वेग संवेग में परिवर्तन की दर को हम ही क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। समय के साथ जो संवेग में परिवर्तन दर होता है उसको बल बोलते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है वेग समय के साथ बदलता है, और चूंकि वस्तु है तो कुछ ना कुछ तो मास होगा ही, तो वो अंडरस्टूड है कि यह संवेग की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा बल। ठीक है,
7 का देखते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है और वह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ त्वरण के साथ गति कर रहा, वस्तु पर लगने वाला बल कितना? सिंपली कुछ नहीं, F बराबर m में कर देना है। m कितना है? 5 kg। एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो हमारा 7 का ही नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूटन के दूसरे गति का नियम का सूत्र क्या है? बताइए। न्यूटन के दूसरे गति के नियम का सूत्र क्या है? न्यूटन का जब दूसरा गति का नियम दिया था उसमें कुछ सूत्र आया था क्या? सिंपली कुछ नहीं, F बराबर m में। देख लीजिए कौन है। यदि किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा तो उसका क्या होगा? बताइए सोच के। यदि किसी वस्तु में कोई बल नहीं लग रहा तो उसका क्या होगा? पहला लॉ याद कीजिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या इनर्शिया। अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अगर वस्तु गति में है तो गति में रहेगी। ठीक है, वह स्थिर रहेगी, वह स्थिर वेग से गति करेगी, वह त्वरित होगी, त्वरित तो नहीं होगा, ये तो खत्म। वह धीमी हो जाएगी, ये भी नहीं हो सकता। कोई बल, जब बल लगेगा ही नहीं तो न त्वरित होगी न धीमी होगी, है ना। त्वरित होने के लिए क्या चाहिए? कोई बल चाहिए, और धीमा होने के लिए भी कोई बल चाहिए, या तो ब्रेक लगाना पड़ेगा तो घर से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 के पहला में से कोई एक होगा। ठीक है, वह स्थिर रहेगी और वह स्थिर वेग से गति करेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि उसका स्थिति क्या था पहले। यदि किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा तो उसका क्या होगा? स्थिर वेग से गति करेगी, वह स्थिर रहेगी। ये दोनों चीज़ हो सकता है। ठीक है, ए और बी में से कोई हो सकता है। यहाँ इसका ऑप्शन आपका शायद इसमें कुछ गलत दिया हुआ है। 9 में 9 का देखते हैं, बी नंबर है। ठीक है, 9 का बी नंबर है, लेकिन इसमें दोनों होगा। डिपेंड करता है कि स्थिति पहले से क्या है। अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहेगा, यदि कोई वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा तो वो स्थिर रहेगा। अगर पहले से गति कर रहा तो वो स्थिर वेग से गति करेगी। ठीक है, दोनों हो सकता। एक वस्तु पे लगने वाला बल बढ़ने पर वस्तु का क्या होगा? बताइए। देखते हैं, वेग स्थिर रहेगा। क्या बोला है? बल बढ़ा रहा है, यानी F बराबर m में होता है, तो इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो वेग स्थिर रहेगा? नहीं। जैसे ही बल बढ़ाएंगे तो उसमें क्या आ जाता है? त्वरण। जैसे ही बल लगाएंगे उसमें त्वरण आ जाता है। त्वरण क्या काम है? स्पीड बढ़ाने का। तो त्वरण घटेगा नहीं, जब बल बढ़ा रहे तो घटने का सवाल नहीं उठता है, त्वरण बढ़ेगा। ठीक है, द्रव्यमान घटेगा, द्रव्यमान का मतलब है। ठीक है, त्वरण बढ़ेगा। जैसे फोर्स बढ़ाएंगे तो यहाँ एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक वस्तु का द्रव्यमान इतना है और एक्सेलरेशन त्वरण इतना है, बल फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक वस्तु पर लगने वाला बल 20 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान इतना है, तो त्वरण कितना है? सिंपली फॉर्मूला लगा देना है, आंसर निकल जाएगा। यहाँ 20, m की जगह 5 kg, यहाँ 20 न्यूटन, यहाँ a, तो हमारा a कितना हो जाएगा? 20/5, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ हाँ, एक चीज़ याद आया कि जो शुरुआत में मैंने फोर्स का ऐसा यूनिट बोला था, kg मीटर सेकेंड और -2, ये भी था, है ना। ये कहाँ से आया? यही m में से आया था, इसलिए मैंने बोला था कि बाद में बताएंगे। m से क्या हुआ? kg, और एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसको टोटल फोर्स का यूनिट क्या बोलेंगे? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके पास -2 मतलब एस नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ से ये यूनिट आया था। नेक्स्ट, ठीक है, अब दोस्तों आप अपने से खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मैं
टाइम मेरा इसमें बहुत बढ़ते जा रहा है, समझे। इसलिए आप लोग खुद से ट्राई कीजिए आगे, ठीक है। सारा का सोल्यूशन दिया हुआ है, इजी वे में बनेगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे कोई क्वेश्चन में आपको काइनेमेटिक्स भी लगाना है, ठीक है। हो सकता है हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब स्टार्ट करेंगे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को पहले हम लोग करेंगे, पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फोर्स ख़त्म नहीं हुआ, फोर्स में अभी और भी चीज़ बाकी है, जैसे फ्रिक्शन बाकी है, ठीक है। फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फिर से सर्कुलर मोशन में फोर्स हो गया, है ना, ये सब चीज़ है। तो वो सब के बारे में यहाँ के पढ़ेंगे, लिफ्ट में कैसा फोर्स लगाता है, ये सब होता है, सब अभी और बाकी है। तो एक पार्ट और फोर्स में रहेगा, ठीक है, उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली लेक्चर बहुत ही जल्द बनाऊंगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम रहती है, समय की प्रॉब्लम होती है, ड्यूटी में, चूँकि मुझे ड्यूटी में जानी पड़ती है, इस कारण से समय की बहुत अभाव है, लेकिन ठीक है। लेकिन मैं फिर भी समय निकाल के आप समय पर वीडियो बनाते रहूँ, कोशिश करूँगा कि हमेशा वीडियो बनते रहे और आपको हमेशा मिलते रहे और आपकी तैयारी हमेशा जारी रहे। और प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों, जिसको ज़रूरत है वो शेयर कीजिए, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपके लिए पूरी तरह फ्री है, कोई अति नहीं है, लेकिन तो शेयर ज़रूर कीजिए, जितनी को जो ज़रूरतमंद है इंसान है उनको ये मेरा सपोर्ट हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक, धन्यवाद।